Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 5th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला एडिटोरियल नेपाल के इकोनॉमिक चैलेंजेस से रिलेटेड है. So this article has been written by K.V. Rajan and Atul K. Thakur. And the title of this editorial is Economic Speed Bumps, Yes, but No Breakdown. Well, this whole editorial is regarding Nepal's economic challenges. Now, इससे पहले कि हम इस आर्टिकल में डाइव इन करें, पहले हम थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड नॉलेज को एनरिच कर लेते हैं. थोड़ा हमें पता हो कि नेपाल में चल क्या रहा है, so that we could understand this editorial in a better way. सो नेपाल के अगर हम इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें, फॉरेक्स चैलेंजेस की बात करें, तो रिसेंटली भी ये काफ़ी न्यूज़ में आया बिकॉज नेपाल में काफ़ी अनयूजुअल डेवलपमेंट हुई. नेपाल की गवर्नमेंट ने नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है, जिसे हम नेपाल राष्ट्र बैंक कहते हैं, NRB, उन नेपाल के सेंट्रल बैंक के जो हेड हैं उन्हें सैक किया था एंड अक्यूज्ड हिम ऑफ लीकिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड फॉर फेलिंग टू परफॉर्म हिज ड्यूटी. एंड जो डिसीजन है, इससे नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है, जिसे नेपाल राष्ट्र बैंक कहते हैं, डेफिनेटली इसकी जो ऑटोनॉमी है वो वायलेट होती है. बट दिस डिसीजन वाज टेकन इन द बैकड्रॉप ऑफ द टेंस रिलेशंस बिटवीन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नेपाल एंड द सेंट्रल बैंक और द नेपाल राष्ट्र बैंक्स हेड ओवर हाउ टू एड्रेस नेपाल्स क्राइसिस ऑफ फॉलिंग फॉरेक्स रिजर्व. नेपाल के जो फॉरेक्स रिजर्व जिस तरह फॉल कर रहे हैं, जो क्राइसिस आया हुआ है, उसे किस तरह एड्रेस करें, इसे लेकर काफ़ी टेंस रिलेशंस चल रहे थे बिटवीन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नेपाल एंड द नेपाल राष्ट्र बैंक्स हेड. ये न्यूज़ लास्ट मंथ ही काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में कवर की गई थी. एंड इट वाज रिपोर्टेड दैट कि कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है, बाय 18.5%. एंड ये कुछ अगर हम देखें तो 9.58 बिलियन जो कि मार्च में था, वहाँ से डिक्रीज़ करके ये कुछ 11.75 बिलियन पे पहुँच चुका है. एंड जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, दे आर ओनली इनफ टू पे गवर्नमेंट्स इम्पोर्ट बिल्स फॉर ओनली 7 months और सो. तो सबसे पहले समझते हैं कि नेपाल की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हाउ बैड दिस सिचुएशन इज़. एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ नेपाल. तो नेपाल की इकोनॉमी की बात करें तो इट इज़ वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स. कंट्री डिफरेंट रेंज ऑफ मर्केंडाइज गुड्स जो हैं अपार्ट फ्रॉम फ्यूल इसे इंपोर्ट करते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट रहती है नेपाल की इकोनॉमी. एंड नेपाल के अगर हम फॉरेक्स रिजर्व सिचुएशन की बात करें, सो एज ऑफ नाउ इट अपीयर्स टू बी हेल्दी. अगर हम इसे कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका, इंडिया के नेबरहुड में श्रीलंका है जो कि फ़िलहाल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो श्रीलंका के जैसे नेपाल किसी एक्सटर्नल डेट के अंदर बर्डन नहीं है, कोई एक्सटर्नल डेट नहीं है नेपाल के ऊपर. एंड राइट नाउ द फॉरेक्स रिजर्व सिचुएशन अपीयर्स टू बी हेल्दी. हाउएवर there are concerns that the lower middle income economy, because country की अगर हम बात करें तो the lower middle income economy it is being battered repetitively by the external factors and इसकी वजह से crisis आ सकता है. Now, Nepal is blessed with the finest tourism sector in South Asia, क्योंकि नेपाल में हिमालयाज़ हैं, हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, इसीलिए नेपाल में टूरिज़म सेक्टर काफ़ी अच्छा करता है. लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक ग्लोबली जो टूरिस्ट फ्लो था वो डिक्रीज़ हुआ एंड इसका इफ़ेक्ट नेपाल पे भी हुआ. तो एक तो कोविड-19 की वजह से नेपाल का जो टूरिज़म सेक्टर है वो इफ़ेक्ट हुआ. एंड आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन्स वॉर जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आया है, इसने जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी. इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ एक इन्फ्लेमेटरी जो प्रेशर है, जो इन्फ्लेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इफ़ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ नेपाल. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर यही करंट ट्रेंड चलता रहा तो नेपाल में बाय जून और जुलाई डबल डिजिट इन्फ्लेशन आ जाएगी. फ़िलहाल ही नेपाल की जो इन्फ्लेशन है इट इज़ अबव 7%. सो ऑल द इंडिकेटर्स दे आर डिक्लाइनिंग एंड देयर इज़ रियल शॉर्टफॉल इन द फॉरेक्स रिजर्व,
क्योंकि जो फॉरेन रेमिटेंसेस जो आ रहे थे उनके अंदर भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पैंडमिक। क्योंकि जो नेपाली वर्कफोर्स है दे यूज़ टू वर्क अब्रॉड, एंड उन वर्कफोर्सेस ने भी अपनी जो जॉब लॉस है वो फेस किया है, जिसकी वजह से नेपाल का जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो भी डिक्रीज़ हुई है। So the situation has not stabilized, and Nepal's forex reserve, they continue to decrease. So because of these prevailing weak economic indicators, it basically means that Nepal is spending from its forex reserve faster than it can save, and therefore the forex reserves, they are decreasing. Nepal has enough forex for buying their merchandise just over for 7 months. And this does not look good because Nepal also has a balance of trade crisis with the major partners. जो नेपाल के मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके साथ ऑलरेडी नेपाल का ट्रेड क्राइसिस चल रहा है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि नेपाल का जो एनर्जी सिनेरियो है, जो एनर्जी सिचुएशन है, क्या इससे नेपाल की जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है वो और एस्केलेट हो सकता है? तो एनर्जी सिनेरियो को समझते हैं। ना नेपाल में प्राइमरीली जो एनर्जी सप्लाई जो करते हैं दैट इज़ डन बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एंड नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पेमेंट करता है इन 2 इंस्टॉलमेंट्स एवरी मंथ। ना यहाँ पे अगर हम नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें, सो नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन इज़ ऑल्सो फेसिंग क्राइसिस फॉर मंथ्स नाउ, क्योंकि ग्लोबली जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी की जो सेविंग्स हैं वो डिप्लीट हो रही हैं। And now the Nepal Oil Corporation has approached government for a lifeline, and even the government of Nepal has agreed to provide Nepal Oil Corporation the necessary amount so that they can continue the supply from Indian Oil Corporation. So for the time being जो sufficient funds थे वो नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन को allocate किए गए ताकि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसे पेमेंट मिल सके फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। हाउएवर यहाँ पे अगर नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल स्टेटस देखें तो इट मेक्स इज़ वेरी अनअट्रैक्टिव फॉर बैंक्स, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर कंपनी को कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा मार्केट में टू गेट सम हेल्प फ्रॉम द बैंक्स। सो देर इज़ अ नीड राइट नाउ टू प्रोटेक्ट द नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द करंट एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड, एंड जिसकी वजह से इवन नेपाल की अगर हम हिस्ट्री भी देखें, सो एनी अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूल कैन ट्रिगर सीरियस इंटरनल प्रॉब्लम्स। ऐसा ही कुछ 2015 और 16 में भी देखा गया था ड्यूरिंग द ब्लॉकेड व्हेन द डिसरप्शन ऑफ फ्यूल सप्लाई फ्रॉम इंडिया हैपेंड, एंड इसकी वजह से नेपाल में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस देखने के लिए मिला था। ऑल्सो इस पूरे चैलेंज में एक और सिनेरियो आता है दैट इज़ पॉलिटिकल एस्पेक्ट। नाउ नेपाल में लोकल लेवल पोल्स होने वाली हैं ऑन 30th मई, एंड इसके बाद बाय द एंड ऑफ 2022 नेपाल में जनरल इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो क्या इस करंट इकोनॉमिक सिचुएशन का नेपाल के अपकमिंग इलेक्शंस पे इफ़ेक्ट होगा? तो सी जो इलेक्शन प्रोसेस है इसमें काफ़ी कंसिडरेबल फाइनेंशियल एलोकेशंस चाहिए होती हैं, एंड नेपाल हैज़ रिसीव्ड सपोर्ट इन द पास्ट फॉर इलेक्शंस लाइक फ्रॉम इंटरनेशनल डोनर्स लाइक USAID। तो इन डोनर्स के थ्रू जो प्री इलेक्शन स्टाफ ट्रेनिंग है उसे कैरी आउट करवाया जाता है, और विच आर बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बट स्टिल देयर आर अनसर्टेनिटी कि इस तरह की इंटरनेशनल सपोर्ट मिल पाएगी कि नहीं, बिकॉज राइट नाउ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल पार्टनर्स। एवरी कंट्रीज नाउ राइट नाउ दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज, एंड इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल की बात करें सो दिस रिक्वायर्स एटलीस्ट 10 बिलियन नेपाली रुपीज़ फॉर द इलेक्शन प्रोसेस। तो इसका मतलब कि काफ़ी अमाउंट जो है वो रिसोर्स का वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। सो डेफिनेटली दिस विल इम्पैक्ट द अपकमिंग इलेक्शंस एज वेल। तो यहाँ से अभी हमें थोड़ा आइडिया हो गया है कि नेपाल में किस तरह का सिनेरियो चल रहा है। आफ्टर दिस वैल्यू एडिशन नाउ वी विल सी कि आज का जो एडिटोरियल है उसमें क्या दिया गया है। सो द टाइटल ऑफ दिस एडिटोरियल इज़ इकोनॉमिक स्पीड बम्प्स येस बट नो ब्रेकडाउन। So Nepal's vulnerability is linked to the lack of pragmatic policy interventions and the abrupt move towards self-sufficiency. So yes, Nepal is facing economic challenges and these challenges are real. लेकिन जिस तरह श्रीलंका जितने डीप क्राइसिस में है अभी उतने डीप क्राइसिस पे नेपाल नहीं है। सबसे बड़ा कंसर्न जो नेपाल फेस कर रहा है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेड डेफिसिट एज वेल। ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज़ हो रहा है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस फाइनेंशियल ईयर तक के कुछ $18 बिलियन तक पहुंच जाएगा।
अलॉन्ग विद दिस जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है वो भी एक बड़ा चैलेंज है. नाउ इससे जो डेट लायबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क टू द नेपाल्स इकोनॉमी विच इज़ ऑलरेडी इन डीप ट्रबल. नेपाल का जो सेंट्रल बैंक के स्टेटिस्टिक्स हैं दे हैव शोन दैट कि कंट्री के अंदर जो राइट नाउ इन्फ्लेशन है वो कुछ 7.14% पे एवरेज की गई है, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट इन लास्ट 67 मंथ्स. तो यहाँ से अगर हम एक इमर्जिंग सिनेरियो देखें तो इन 3 चीज़ों के अलावा एक तो हमारे पास ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, बीओपी डेफिसिट वाली कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट नेपाल में इन्फ्लेशन भी चल रहा है. अगर हम यहाँ पे नेपाल का डेट टू जीडीपी रेशियो देखें, अगर हम नेपाल की डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो ये भी क्रॉस कर चुकी है द मार्क ऑफ 40%. दिस इज़ अ वेरी वरिंग ट्रेंड फॉर नेपाल, and what is needed right now is basically a fiscal management plan. बहुत ही prudent तरीके से नेपाल को एक fiscal management plan की ज़रूरत है. So is the need to boost the demand and to empower the MSMEs. नेपाल में जो micro, small and medium enterprises हैं उनको boost करने की भी ज़रूरत है along with boosting the demand. And इसके साथ साथ नेपाल को बहुत ही soft liquidity support भी लेके आनी होगी, institutional liquidity की ज़रूरत भी है. नाउ जो बीओपी डेफिसिट चल रहा है दिस इज़ समवॉट इन द ट्यून ऑफ, अगर हम नेपालीज रुपीज़ की बात करें सो 258.64 बिलियन, एंड इससे जो शॉक्स आ रहे हैं उसे एब्जॉर्ब करने के लिए इसके साथ साथ हमने जैसे डिस्कस किया कि जो रेमिटेंसेस का जो फ्लो है वो डिक्रीज़ हो चुका है, एंड जो कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी डिक्रीज़ हो चुका है बाय 16.3%, एंड अकॉर्डिंग टू नेपालीज रुपी इट इज़ 171 बिलियन. एंड जो इंडस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि इंडस्ट्रीज़ का हैंड होल्ड करें, एंड जो टैक्सेस हैं उन्हें रैशनलाइज करने की ज़रूरत है. तो इस तरह के कोलैबोरेटिव प्रोसेसेस जिससे कि डिमांड भी इंक्रीज़ हो, एमएसएमईज़ को पावर किया जाए, लिक्विडिटी सपोर्ट दी जाए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डेफिसिट है इस पर ध्यान दिया जाए, जो रेमिटेंसेस का इन्फ्लो डिक्रीज़ हो चुका है, कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका हैंड होल्ड किया जाए. तो इस तरह के कोलैबोरेटिव एफर्ट के लिए वी नीड नेपाल में एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए, और जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो सिस्टेमिक रिस्क हैं उन्हें यहाँ पे मिटिगेट करने की ज़रूरत है. सो राइट नाउ नेपाल में जो पॉलिसी इंटरवेंशन है उसका लैक देखने के लिए मिल रहा है, एंड एकदम से जो अब्रप्ट मूव है दैट इज़ टूवर्ड्स रीओरिएंट द इकोनॉमिक प्लानिंग टूवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी. नाउ ये जो उन्होंने एकदम से अब्रप्ट मूव किया है कि इकोनॉमिक प्लान का कि इट शुड फोकस ऑन सेल्फ सफिशिएंसी, इससे नेपाल की जो स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी है नेपाल की इकोनॉमी की वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है. इट इज़ ऑल्सो ट्रू एंड अनफॉर्चुनेट दैट नेपाल्स इकोनॉमी इज़ ओवरली पॉलिटिसाइज्ड. अभी हमने बात की नेपाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो नेपाल के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर थे उनके बीच में टेंशन्स चल रही थी, एंड जो गवर्नर जो सेंट्रल बैंक के थे उनको एलिज किया गया दैट ही फेल टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इसकी वजह से भी जो अनसर्टिनिटी है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए हैं. एंड अगर हम शॉर्ट रन में देखें तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंडिचर है, इसे इसे असेस करना ज़रूरी है, एंड ताकि जो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है उसे मिनिमाइज़ किया जा सके. Especially it is needed for provincial governments where the operational part must be dealt with frugally, not burden the economy beyond a point. तो for that काफ़ी drastic measures लेने की ज़रूरत है, जैसे कि जो luxury goods हैं उसका import ban हो. We need to reduce working hours, ये भी अनाउंस वहाँ पे हो चुका है. Now these have not quite succeeded in allaying the fears of the impending crisis. इसके अलावा ऐसे इम्पोर्टेंट गुड्स के ऊपर अगर बैन लगता है जिनका डोमेस्टिक मार्केट में कोई कॉम्पिटिटिव ऑल्टरनेटिव नहीं है तो इससे इकोनॉमी को ही हर्ट होता है. अनटिल जो डोमेस्टिकली कंज्यूम्ड गुड्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ किया जा सके. फॉर्चुनेटली देयर आर सम पॉजिटिव साइंस फॉर एन इकोनॉमिक रिकवरी विच इज़ अपेयरिंग फ्रॉम नेपाल विद टूरिज़्म पिकिंग अप. एंड अब हमारे पास नेपाल में जो वीज़ा पॉलिसी है उसे ईज़ अप करना शुरू किया गया है, जो एंट्री रिस्ट्रिक्शंस थी उसे लिफ्ट अप किया जा रहा है, एंड देयरफॉर इवन धीरे धीरे जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं.
सो इन सबको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, ये सब एक पॉजिटिव स्टेप के जैसे आ रहे हैं. Now, definitely यहाँ पे because we are discussing this article because it becomes important from GS paper 2 point of view. As we read, we have to prepare the topic of India and its neighborhood, our relations with the neighborhood. So, if we talk about India, India will undoubtedly will go extra mile to help Nepal, ताकि नेपाल के अंदर स्पीडी और कॉम्प्रिहेंसिव रिकवरी हो सके. अभी श्रीलंका के केस में भी हमने देखा कि इंडिया ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया. एंड इंडिया हैज़ बीन वेरी जेनरस, डिस्पाइट कि वहाँ पे जो पोलिटिकल कंसिडरेशंस चल रही थी, एंड बट स्टिल इंडिया हेल्प श्रीलंका, रादर इज़ हेल्पिंग श्रीलंका. नेपाल की बात अगर करें तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा इज़ अ वेरी नोन फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड हु लाइक्स टू अकॉर्ड प्रायोरिटी टू डेवलपमेंट rather than playing the political gallery. And recently, even the Prime Minister of Nepal visited India, and ये जो visit थी काफ़ी successful रही थी in terms of the importance of understanding of economic cooperation projects between India and Nepal. So it should be possible for Nepal to expect the support from India for their economic recovery based on the broad-based consensus in Nepal. And this will ultimately gonna help in resolving the bilateral irritants also, जो कि कभी ना कभी क्रॉप अप होते रहते हैं. सो फिलहाल जो नेपाल की नेशनल इकोनॉमी फेस कर रही है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस इन मेकिंग. सो गवर्नमेंट इज़ फाइंडिंग राइट नाउ डिफ़िकल्ट टू ओवरकम द डिफ़िकल्ट ट्रेड डेफिसिट हो चुका है. बट अनफॉर्चुनेटली जो रॉन्गफुली प्लेस्ड मेजर्स हैं, जैसे कि कर्बिंग द ऑटोनॉमी ऑफ नेपाल्स राष्ट्र बैंक and vilifying import per se instead of making intervention for much needed structural economic reforms, तो इनसे जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लेक्स हो रही हैं. नेपाल का जो राष्ट्र बैंक है इसने इन प्रॉब्लम्स को अंडरलाइन किया, जैसे कि नेपाल इज़ फेसिंग राइजिंग इन्फ्लेशन, BOP डेफिसिट, डिक्रीज रेमिटेंसेज इनफ्लो, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर डिप्लीटिंग एंड वी आर बर्जनिंग द इम्पोर्ट्स बियॉन्ड एन एक्सेप्टेबल लेवल. सो नेपाल का जो राष्ट्र बैंक की जो प्रोजेक्शंस रही हैं फॉर दिस लूमिंग क्राइसिस, इट हैज़ नो टेकर्स इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड दिस इज़ मेकिंग अ वेरी स्ट्रेंज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन दैट इज़ फाइंडिंग द वे आउट टू अवर्ट क्राइसिस इन मेकिंग. नेपाल को अपनी प्रिपेयर्डनेस को इंक्रीज़ करना होगा एंड उनका जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक फ्रंट है उसे बूस्टअप करना होगा अलॉन्ग विद द नीड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल हॉल विच इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द राइट मोमेंटम टू एन इकोनॉमी. नेपाल की इकोनॉमी जो कि ओवरली पोलिटिसाइज्ड है एंड इट इज़ नॉट इंस्पायरिंग इनफ फॉर बिग बिजनेस आइडियाज़ टू प्रिवेल एंड फ्लरिश. नेपाल का जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है इसे अच्छे से जो नेशनल कंसेंसस है उसे ट्रैक करना होगा, ताकि जो नेपाल के लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल हो सके, एंड कंट्री की जो ग्लोबल स्टेट में जो पोजीशनिंग है उसे रिपोजिशन किया जाए, एंड जो एक नेपाल के जो इकोनॉमिक प्रोज हैं उनको बूस्टअप किया जाए. सो टू नॉट गिव एन एडवर्स रिस्पॉन्स टू द यूजुअल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट को जो इम्पोर्टेंट गुड्स के ऊपर बैन लगाया गया है उसे लिफ्ट करना होगा, विच डू नॉट हैव कॉम्पिटिटिव ऑल्टरनेटिव्स इन डोमेस्टिक मार्केट. ऐसे गुड्स जो कि डोमेस्टिक मार्केट में ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं हैं उनके ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए. एंड टिल द टाइम नेपाल में दे शुड टेक मूव्स कि किस तरह जो डोमेस्टिकली कंज्यूमर गुड्स हैं उसकी प्रोडक्शन को बूस्टअप किया जाए, ताकि ये जो कार्टेल है बिजनेस एम्ब्रेसिंग कंपटीशन का, इसे एंड किया जा सके, एंड विद इनोवेशन इसका सोल्यूशन ढूंढा जा सके. तो इससे नेपाल ओपन रहेगा एंड सक्सेसफुली जो ट्रांजिशन है फ्रॉम द प्रेजेंट क्राइसिस ये हो पाएगा. एज सच हम कहेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि जो क्राइसिस लाइक सिनेरियो नेपाल फ़िलहाल फेस कर रहा है. एंड नेपाल अपने नेबरहुड से एग्जांपल्स दे सकता है. अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया वाज ब्रेव टू कम आउट ऑफ अ सिवियर BOP क्राइसिस इन 1991, एंड रादर इससे जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ट्रांसफॉर्म हुई थ्रू द वेव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विदाउट लेटिंग पोलिटिकल प्रेफरेंसेस ओवरराइड द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक मैटर्स. So this is the time when isolation cannot steer the growth impulses of economy. It is important for Nepal to cope with the shortage of industrial production and जो trade imbalances हैं उसके ऊपर pressure किया जाए, ताकि जो excessive imports हैं उसे stop किया जाए and yet remain open to the world for healthy collaborations. अब यहाँ पे
जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो ब्रॉड जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, दे आर सजेस्टिव ऑफ द डोर्स ओपनिंग टू मोर एक्टिव नेपाली पार्टिसिपेशन इन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक एजेंडा। एंड इसके लिए नेपाल की पार्लियामेंट ने 500 मिलियन मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन ग्रांट दी है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो इससे नेपाल की जो एनर्जी कॉरपोरेशन है इंडिया के साथ, या फिर इंडिया और नेपाल के बीच में जो एनर्जी कॉरपोरेशन है, वो बूस्ट हो सकती है। Also, India is agreeing to United Kingdom, European Union and other major investment partners for working together in third countries on the development projects. So interestingly, Nepal have to be independently make a reassessment of risk in recklessly deepening their tie with China, and thanks in large measure to the China's missteps. And even Nepal may there's need of political spectrum, public discussions about the genuineness of India's friendship and the contribution that India has done in the welfare of the people of Nepal. And जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है टू सेट अप इंटरमिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी टू कोऑर्डिनेट सेक्शन एंड टू इंश्योर रैपिड फॉलो अप ऑफ द प्रोजेक्ट डिसीजन इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप इन दिस लाइन। इसके साथ साथ इंडिया में जो बिजनेस लीडर्स हैं इनको भी इनकरेज करना चाहिए, रादर कि वो नेपाल के अंदर जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको देखें। दे शुड एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज विद नेपाल, जिसके अंदर जो अब कोविड-19 की वजह से जो सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई हैं उनको रीसेट किया जाए। सो देर इज़ नो डाउट दैट इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन these challenges are existing, and it is kind of churning up in the geopolitical environment as well. एंड इससे दोनों ही कंट्रीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि वो एक इनोवेटिव अप्रोच से ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं इनको सॉल्व कर सकें, एंड दे शुड हैव न्यू होराइजन्स इन द बायलैटरल कॉर्पोरेशन। इंडिया एंड नेपाल के रिलेशंस में ये न्यू होराइजन्स ऐड कर सकता है। सो इट इज़ इवन वाइटल फॉर नेपाल, जिसके थ्रू जो नेपाल और इंडिया की जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो डीपन अप हो सकते हैं, एंड दिस विल इवन फैसिलिटेट द जॉइंट वेंचर्स which will create an immense economic opportunity as well. India is always committed to peace and prosperity in Nepal, and in complementarity of this, the relations with Nepal will help to create a healthier economic system in Nepal. Now, agar economic system trouble hoga, it is very unlikely that Nepal will emerge from it soon, and it would be wrong to assume that a condition akin to breakdown is inevitable in Nepal. नेपाल की जो इकोनॉमिक एडवर्सिटी है, इट हैज़ क्रिएटेड अ स्पेस फॉर कोर्स करेक्शन, एंड नेपाल को एक फ्रेश अप्रोच लेकर आने के लिए इनकरेज होना होगा, एंड थ्रू ऑल द कैलिब्रेटेड एफर्ट्स। आई होप बैकग्राउंड क्लियर करने के साथ आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड है। तो हमने हमारी कल की डेली करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में भी इस न्यूज़ आर्टिकल को कवर किया था, और हमने देखा था कि इंडिया का जो रैंक है लास्ट ईयर 142 था, लेकिन 2022 में हमारा रैंक फर्दर डिक्रीज़ कर गया, एंड नाउ इंडिया इज़ रैंकिंग एट 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। सो द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज़ 150 नाउ. And this report is released by the global media watchdog Reporters Without Border. And right now जो countries इस index में top कर रहे हैं, they are showing the highest press freedom. And यहाँ पे Nordic trio ही आता है। हमने आज ही Nordic countries के बारे में पढ़ा हमारी daily current affair video में. So Nordic trio again is at top over here. Norway, Denmark and Sweden. These are the countries जो कि टॉप पे हैं इस पूरे इंडेक्स के। इन कंट्रीज़ में हाईएस्ट प्रेस फ्रीडम है, वेयर एज इंडिया 180 कंट्रीज़ में से 150th रैंक ऑब्टेन करता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है, जो ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये एक इंटरनेशनल NGO है, एंड इनका ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड एम है टू डिफेंड एंड टू प्रमोट मीडियाज़ फ्रीडम। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, एंड इट ऑल्सो हैव अ कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशंस व्हेन इट कम्स टू इश्यूज़ related to the freedom of media.
they have the consultative status in United Nations as well. एंड ये जो इंडेक्स आया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिए ये हर साल रिलीज़ होता है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो जर्नलिस्ट हैं वो किस लेवल की प्रेस फ्रीडम इंजॉय करते हैं, उसे उस हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग की जाती है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ प्रेस फ्रीडम? Press freedom is ability of the journalist as an individual or to the collective to select, produce and disseminate news in public interest, independent of political, economical or legal or social interferences, and in the absence of threats to their physical or mental safety. And इसके लिए जो methodology यूज़ की जाती है, countries को score दिए जाते हैं from 0 to 100. किसी को अगर 100 मिल रहा है तो इट इज़ शोइंग कि दे हैव हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम. 0 है तो मतलब देयर इज़ 0 प्रेस फ्रीडम, इट इज़ द वर्स्ट. स्कोरिंग में भी फॉर द 2 कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं. एक तो क्वांटिटेटिव है, जिसके अंदर जो अब्यूसेस हुए हैं जर्नलिस्ट के अगेंस्ट या जो मीडिया आउटलेट्स के अगेंस्ट, उसे लिया जाता है. और एक क्वालिटेटिव है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द द प्रेस फ्रीडम स्पेशलिस्ट. इसके अंदर जो जर्नलिस्ट हैं कंट्री के, जो रिसर्चर्स हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, उनको क्वेश्चनेयर दिया जाता है और उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है. फर्दर कंट्री को 5 इंडिकेटर्स पे जज किया जाता है, एवेलुएट किया जाता है. 1 इज़ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी. ना मान लीजिए अगर हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इस इंडिकेटर में किस तरह की सपोर्ट मीडिया को मिलती है इन द रोल ऑफ होल्डिंग पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट टू अकाउंट इन पब्लिक इंटरेस्ट. देन जो सब्सिडरी स्कोर 0 to 100 जो दिया जाता है वो हर एक इंडिकेटर के लिए कैलकुलेट किया जाता है एंड इन सबको मिलाकर बनता है ग्लोबल स्कोर. इंडिया की बात करें तो लास्ट ईयर हमारा जो स्कोर था वो 53.44 था, लेकिन 2022 में हमारा स्कोर भी डिक्रीज़ कर गया है टू 41 हमारा स्कोर है, 150th हमारा रैंक है. क्या फाइंडिंग्स की गई ये जो वर्ल्ड फ्रीडम के बारे में इन टर्म्स ऑफ प्रेस? तो अगर हम ग्लोबल ट्रेंड देखें, सो दिस रिपोर्ट फ्लैग्स दैट देयर इज अ 2-fold इंक्रीज इन पोलराइजेशन विच इज़ एम्प्लीफाइड बाय इंफॉर्मेशन chaos. मीडिया पोलराइजेशन जो कि कंट्रीज़ के अंदर डिवीज़न को फ्यूल अप कर रहा है, एज वेल एज कंट्रीज़ में पोलराइजेशन जो है वो बढ़ रही है एट इंटरनेशनल लेवल एज वेल. इट इवन नोट्स दैट विद इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी द डिविजन्स आर ग्रोइंग एंड दिस इज ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ ओपिनियन मीडिया मॉडल. एंड देयर इज राइज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन सर्किट विच इज़ एम्प्लीफाइड बाय हाउ सोशल मीडिया फंक्शंस. यहाँ पे मोल्डोवा को सिंगल आउट किया गया, 40th रैंक है. बुल्गारिया 91st रैंक है. दे हैव ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ देयर प्रेस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंटल चेंज ओवर देयर. इट हैज़ क्लासीफाइड द सिचुएशन इन 28 कंट्रीज, जिसके अंदर रशिया, बेलारूस सब इंक्लूड. रशिया का जो रैंक है वो 155 है, बेलारूस का रैंक 153 है. इन 28 कंट्रीज़ को वेरी बैड कैटेगरी के अंदर डाला गया. जो वर्ल्ड की 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं, इसमें म्यांमार, चाइना, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं. इंडिया की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में इंडिया के टर्म्स में जो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है, पॉलिटिकली पार्टिसन मीडिया, then there is concentration of media ownership. This all demonstrate that the press freedom in India is in crisis. And इस रिपोर्ट में इंडिया को डिस्क्राइब किया गया as one of the world's most dangerous countries for the media. And the report note that the journalists are exposed to all kinds of physical violence during, including police violence, ambushes by political activists, and deadly reprisal by criminal groups as well, corrupt local officials. इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था सपोर्टर्स ऑफ हिंदुत्व, द आइडियोलॉजी दैट हैज स्पैन्ड द हिंदू फार राइट,
wage all outline the attacks on any view that conflict with their thinking. तो इस रिपोर्ट में जो इंडिया के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन की गई हैं ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स वो भी देख लेते हैं. दिस एंटायर इशू बिकम्स इम्पॉर्टेंट. पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है दैट ओरिजिनली इंडिया इज प्रोडक्ट ऑफ ए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. इंडिया की जो प्रेस है इट यूज टू बी सीन एज अ फेयरली प्रोग्रेसिव, बट फ्रॉम मिड 2010 द थिंग्स हैव चेंज्ड रेडिकली, एंड राइट नाउ the big families, they're dominating the media. जो intermediaries हैं they are polluting the direct relationship. And legal framework के point of view से देखें तो इंडिया का जो law है that is protective in theory, but the charges of defamation, sedition, contempt of court, endangering national security, journalist के against ये जो laws हैं इनका number काफ़ी बढ़ता जा रहा है, especially those who are critical to government. इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया की जो मीडिया है वो एक तरह के कोलोसस विद अ फीट ऑफ क्ले है. दिस पॉइंट्स आउट दैट मीडिया आउटलेट्स से लार्जली डिपेंड अपॉन एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स एंड एट नेशनल लेवल विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इट कैन बी यूज टू एक्सप्लॉइट और टू इम्पोज देयर ओन नैरेटिव. फाइनली अगर हम सोशो कल्चरल इंडिकेटर की बात करें तो जो इंडिया की जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इसमें कहा जा रहा है देयर इज एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी दैट इज बेयरली रिफ्लेक्टेड इन द मेन स्ट्रीम मीडिया, एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ओनली हिंदू मैन फ्रॉम अपर कास्ट होल्ड द सीनियर पोजिशन इन जर्नलिज्म एंड आर मीडिया एग्जीक्यूटिव, अ बायसनेस दैट इज रिफ्लेक्टेड इन मीडिया कॉन्टेंट. दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. ये पूरा इशू इम्पॉर्टेंट हो जाता है. यू शुड नो कि कहाँ कहाँ पे ड्रॉबैक्स आ रहे हैं इन दी फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया. सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.